नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का दिव्यांश एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रमोद आज उपस्थित हुआ हूँ साइकोलॉजी पोर्शन को लेकर के आपके बीच। आप लोगों को विदित है कि सीटेट का एग्ज़ाम बेहद करीब है, तो इसलिए एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं साइकोलॉजी टॉपिक को बिल्कुल जीरो से नहीं शुरू करना चाह रहा हूँ। जब ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो बिल्कुल लो लेवल से हम लोग चलेंगे हाई लेवल तक। अभी सीटेट को टारगेट करते हुए कुछ एक टॉपिक जो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए, हम लोग उसका अध्ययन कर लेते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिकों में मतलब मेरा कहने का ये है कि जहाँ से फिक्स होता है कि वहाँ से 1-2 नंबर आना तय होता है। यद्यपि सिलेबस इसका बड़ा लेंदी है और बड़ा भी है। इसके जो पूछे जाने की प्रश्न के पूछे जाने का जो तरीका होता है, जो उसकी शब्दावली होती है, वो थोड़ी सी जटिल होती है। उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों के कम से कम 10-15 नंबर के टॉपिक जो जरूरी हैं उनको रिवीजन करवा दूं अपने नज़रिए से। एक नया नज़रिया आपको प्राप्त होगा, साइकोलॉजी के अध्ययन का तरीका आप तक पहुंचेगा। भूमिका बनाने में पहले किस तरीके से हमको पढ़ना होगा, बड़ी सिंपल सी बात होती है कि अध्यापक बनने की तरफ आप लोग अग्रसरित हो रहे हैं। अध्यापक कैसा होना चाहिए? जो नवीन शिक्षा प्रणालियां आई, परंपरागत शिक्षण प्रणाली से अलग हट करके कुछ नया देने की दिशा में प्रयत्न किया गया। तब एक बात आई कि अध्यापक प्रशिक्षित होने चाहिए, ट्रेंड अध्यापक बच्चों के बीच जाएं। और वो ट्रेनिंग जो आधारित हुई इस घटना पर थोड़ी सी जानकारी इसकी प्राप्त करिएगा कि पूरी दुनिया में पहली बार अध्यापकों के प्रशिक्षण की बात यदि कोई किया था तो एक व्यक्ति था रूसो, यूनान का यह व्यक्ति था। इसने एक पुस्तक लिखी थी एमिल पुस्तक में पहली बार रूसो ने अध्यापक के प्रशिक्षण को लेकर के सवाल खड़ा किया था और उस समय इस बात को अमल में भी लाया गया। और यूनान में एमिल में दिए गए दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग अध्यापकों का प्रशिक्षण हुआ। और आपको ये पता भी होगा कि यूनान उस सदी में दुनिया का सबसे विकसित प्रांत बना। और उससे भी बड़ी खूबी ये थी कि स्वास्थ्य और शिक्षा और सैन्य व्यवस्था में अब तक आधुनिक समय आ जाने के बाद भी कोई भी देश उस तक नहीं पहुंच पाया है। उसके बाद लगातार अध्यापक के प्रशिक्षण की बात नहीं चली, क्योंकि तमाम प्रकार के राजनीतिक परिवर्तन हुए पूरे दुनिया में। होड़ लगी थी विजिट करने की, उपनिवेश बनाने की परंपरा जारी रही। एक देश दूसरे देश पर भिड़ता रहा, उस पर अधिकार जमाने का प्रयत्न करता रहा। परिणाम ये रहा कि विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी दिशाओं में प्रगति लगभग सी ठप रह गई थी। लेकिन 20वीं शताब्दी में इस बात की तरफ ध्यान लेकर के जाते हैं थांडाइक, एक व्यक्ति है थांडाइक ने एक पुस्तक लिखी शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक में थांडाइक ने एक बार फिर से अध्यापकों के प्रशिक्षण से संबंधित मुद्दे को उठाया। 1912-13 ईस्वी में इन्होंने ये किताब प्रस्तुत की। और 1912-13 ईस्वी का ही वो समय होता है जब अध्यापकों के प्रशिक्षण को लेकर के अपने विचार प्रस्तुत करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में थांडाइक। तब तक वो वही समय था कि मनोविज्ञान विषय को सिद्ध करने का प्रयत्न किया जा रहा था। एक तरफ थांडाइक शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक लिखता है, दूसरी तरफ एक ऐसी परंपरा भी मनोवैज्ञानिकों की चली आ रही थी जो इसको परिभाषित करने में लगा था कि मनोविज्ञान एग्जैक्टली है क्या। आपको पता होगा इतनी सारी बातें कि मनोविज्ञान का जन्म सर्वप्रथम आत्मा के विज्ञान के रूप में हुआ था। इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया था। 16वीं शताब्दी में इसका जन्म हुआ, अरस्तु इसके जनक हुए थे। इसके बाद ये मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान बना। शताब्दी बदली, 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान इसको सिद्ध किया गया था। कोम्पोनोजी इसके जनक हुए थे। इसके बाद ये विज्ञान चेतना का बना, इसे चेतना का मनोविज्ञान या चेतना का विज्ञान सिद्ध किया जाने लगा। लेकिन 1912-13 ईस्वी में एक और बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है जब जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान सिद्ध कर दिया। देखो, दो बड़ी घटनाएं और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक प्रकार का क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। 1912-13 ईस्वी का ही वो समय है जब व्यवहार का विज्ञान सिद्ध कर दिया वाटसन ने।
ये सभी मनोवैज्ञानिक जो आज के समय में मनोवैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं, ये सभी के सभी दर्शन शास्त्री थे। दर्शन शास्त्र में परंपरा चल रही थी। परंपरा एक संरचनावादी परंपरा थी और एक परंपरा थी प्रकार्यवादी। ये कुल मिला जुला करके कह सकते हैं कि दो प्रकार की ये शाखा थी अध्ययन करने की। संरचनावाद मनुष्य के मस्तिष्क का अध्ययन कर रहा था, प्रकार्यवादी मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता था। लेकिन जो भी मत आते थे सब दार्शनिक आते थे। और दर्शन का मतलब ये होता है कि दर्शन विषय तर्कों से बंधा होता है। जिस विषय में तर्क और विचार से ही प्रमाण दिया जाता हो वो विषय दर्शन होता है। लेकिन विज्ञान के लिए आवश्यकता होती है प्रयोग की। विज्ञान प्रैक्टिकल पर डिपेंड करता है, लेकिन दर्शन किस पर डिपेंड करता है? वो थॉट पर डिपेंड करता है। लेकिन जब मनोविज्ञान को, चूंकि इसमें विज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसको वैज्ञानिकता प्रदान करनी थी। इस बात को सिद्ध करना था कि अगर वो आत्मा का विज्ञान हम इसको कहेंगे तो क्या आत्मा विज्ञान का विषय हो सकता है? अगर हम इसको मस्तिष्क का विज्ञान कहते हैं तो क्या मन या मस्तिष्क, जिस पक्ष का अध्ययन करने की बात मन या मस्तिष्क में रखी है पोम्पोनोजी ने, क्या वह पक्ष विज्ञान के श्रेणी में शामिल होता है या नहीं? इसी प्रकार से चेतना के विज्ञान की जब बात आती है तो वहां पर भी ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या चेतना विज्ञान का विषय हो सकता है? इट मीन्स कि क्या इन सब पर प्रयोग किया जा सकता है, प्रैक्टिकली इन सबको सिद्ध किया जा सकता है कि नहीं? तो परिणाम ये हुआ कि ना तो इसको सिद्ध किया जा सका, ना तो इसको। लेकिन 1912-13 ईस्वी में व्यवहार का विज्ञान जेबी वाटसन ने बिहेवियर को विज्ञान के नजरिए से सिद्ध कर दिया और बता दिया कि यह हर व्यक्ति में होता है और एक जैसा होता है, बस उसके स्तर में थोड़े बहुत अंतर हो सकते हैं। इसके बाद जब इधर मनोविज्ञान शब्द की व्याख्या हो गई, तब मनोविज्ञान का अर्थ निकल करके आ गया यहाँ से कि एजुकेशन जो करता है, एजुकेशन हमारे व्यवहार का, एजुकेशन के जरिए हमारे व्यवहार का परिमार्जन होता है, मॉडिफाई होता है हमारा बिहेवियर, यानी कि और बेटर बनता जाता है। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है तो शिक्षा हमारे अंतर्निहित शक्तियों का विकास है, जो हमारे अंदर में है उसकी बाह्य अभिव्यक्ति। और किस तरीके की बाह्य अभिव्यक्ति हो कि हम वातावरण के साथ एडजस्ट हो जाएं, वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापना के लिए जो हमारी अंतर्निहित शक्तियां हैं, उन अंतर्निहित शक्तियों को निकाल करके वो वातावरण के साथ जोड़ने का जो काम करती है वो शिक्षा करती है। कुल मिला जुला करके शॉर्ट फॉर्म इसका ये होता है कि शिक्षा के जरिए हमारे व्यवहार का परिमार्जन होता है। तो मनोविज्ञान के जरिए क्या होता है? व्यवहार का अध्ययन होता है। व्यवहार का अध्ययन, बात आएगी कि किसके व्यवहार का अध्ययन? तो इसके अंतर्गत समस्त प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन, खास करके पशुओं और मनुष्य की बात हो जाती है। क्योंकि मनोविज्ञान में जितने भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हुए उनका सबका ज्यादातर अध्ययन पशुओं पर रहा है। इसलिए मानव व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान करता है, लेकिन स्पेशली मनोविज्ञान की बात करेंगे अगर तो स्पेशली मनोविज्ञान में हो जाता है मनुष्य का व्यवहार प्लस पशु का व्यवहार। लेकिन जहाँ एजुकेशन लगेगा, शिक्षा मनोविज्ञान जहाँ जुड़ जाएगा, वहीं पर आ जाएगा कि मनोविज्ञान की वह श्रृंखला जिसके अंतर्गत, वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। और लेकिन यदि शिक्षा मनोविज्ञान को आपको एग्जैक्टली समझना है कि ये होता क्या है, तो इसका एकदम शॉर्ट रूप यही होता है कि शिक्षा के जरिए हमारे व्यवहार का परिमार्जन होता है और मनोविज्ञान के जरिए हमारे व्यवहार का अध्ययन होता है। व्यवहार का अध्ययन हम जब तक करेंगे नहीं तब तक हमारे व्यवहार का परिमार्जन हो नहीं सकता है। और यदि व्यवहार के परिमार्जन की बात की जा रही है, हम एज ए टीचर बच्चों के व्यवहार का परिमार्जन करेंगे। बच्चों के व्यवहार का परिमार्जन हम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास हो। हम बालक का सर्वांगीण विकास क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अध्यापक किसी लालच में काम नहीं करता है। ये तो आज का समय है, आर्थिक युग चल रहा है, हमारे संसाधन, हमारे जीवन जीने का तरीका सब डिपेंड करता है हमारे पैसों पर, अर्थ पर डिपेंड करता है। इसलिए जीवन चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए जो पेमेंट होती है वो प्रथम नजरिए में आ जाती है। ये हमारे व्यवस्था का एक प्रकार से हम कह लेते हैं कि अच्छा स्वरूप नहीं। अध्यापक का जो उद्देश्य होता है, अध्यापक का उद्देश्य हमेशा से राष्ट्र का विकास करना होता है। और राष्ट्र का विकास अध्यापक तभी कर सकता है जब राष्ट्र के नागरिक सशक्त हों।
अब राष्ट्र के नागरिक सशक्त करने का मतलब, सशक्त करने का मतलब ये होता है कि वह बच्चों के व्यवहार का परिमार्जन करे और परिमार्जन करके उनके व्यवहार को इतना सशक्त बना दे कि वो एक बेहतर वयस्क बन सके। जब वो बेहतर वयस्क बन जाएंगे तो राष्ट्र बेहतर बन जाएगा। अध्यापक इसी नजरिए से काम करता है, इसलिए वो व्यवहार का परिमार्जन करता है। व्यवहार का परिमार्जन कितने पक्षों का करता है? हमारा व्यवहार जितने क्षेत्रों में होता है, अध्यापक व्यवहार के उन्हीं क्षेत्रों का परिमार्जन करता है, जैसे शारीरिक पक्ष का, मानसिक पक्ष का, सांवेगिक पक्ष का, नैतिक पक्ष का, सामाजिक पक्ष का। जो हमारे व्यवहार के 5 पक्ष होते हैं, या यूं कह लें कि जो डेवलपमेंट के 5 पक्ष होते हैं, उन सब के विकास के 5 पक्षों का वो परिमार्जन करके उसे बेहतर स्वरूप देता है। और बेहतर स्वरूप तभी देगा जब वो व्यवहार को जानेगा। इसीलिए व्यवहार को जाने, कोई भी व्यक्ति, जैसे लकड़ी से मेज या कुर्सी बनाने वाला व्यक्ति मेज या कुर्सी तभी बना सकता है जब उसकी कारीगरी उसको पता हो, या आपको औजार दे दिया जाए और कह दिया जाए कि आप लकड़ी से मेज या कुर्सी बना दीजिए, असंभव है कि आप बना दें। उसको आपको कला की जानकारी होनी चाहिए। व्यवहार का परिमार्जन तो हर कोई कर सकता है, लेकिन व्यवहार का परिमार्जन वह व्यक्ति बहुत बेहतर करेगा जो व्यवहार का अध्ययन कर लिया हो। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो ट्रेंड टीचर होता है वही बिहेवियर का अध्ययन बाकायदे किया होता है। तो जब शिक्षा मनोविज्ञान थांडाइक ने लिख दिया, ये सारे विचार प्रस्तुत हो गए कि शिक्षा मनोविज्ञान के जरिए बच्चों के व्यवहार का परिमार्जन होगा, तब यहीं से अध्ययन की एक शाखा निकली जिसको कहा गया बाल विकास। बाल विकास एक पार्ट होता है इसका शिक्षा मनोविज्ञान का, जहां पर शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, वहीं पर इसका एक पार्ट निकाल करके समझाया गया कि यहाँ पर हम बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, यानी कि बाल व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अब बाल व्यवहारों का अध्ययन, तो प्रश्न खड़ा हुआ कि कितनी उम्र तक के बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करना होगा। तो इसका उत्तर मिला कि शुरुआत के 18 वर्ष का जो जीवन होता है ये बहुत सारे परिवर्तनों से गुजरता है। विकासात्मक अवस्था इसको बोली जाती है कि एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में जब बालक प्रवेश करता है तो उसके व्यवहार में चेंज आता है। कितने समय पर कौन से व्यवहार में चेंज आ रहा है, जो उसके लक्षणों में परिवर्तन हो रहा है, उन्हीं लक्षणों के परिवर्तन को एक अध्यापक को जानना होगा और उन्हीं परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए उसके व्यवहार का परिमार्जन करना होगा, ताकि वह व्यक्ति सशक्त बन सके, वह बालक सशक्त बन सके। ये टोटल हमने आपको समझा दिए कि आपके सब्जेक्ट की जो भूमिका होती है। इसी क्रम में एक अध्यापक, मान लो कि ये सारी ट्रेनिंग प्राप्त कर चुका है, अध्यापक बाल विकास का अध्ययन कर लिया है, बच्चों के व्यवहार को पढ़ लिया है, इट मीन्स वो शैशवावस्था के विषय की जानकारी रखता है, वो बाल्यावस्था के विषय की जानकारी रखता है, वो किशोरावस्था एवं उसके लक्षणों की जानकारी रखता है। सारी जानकारी रखने के बाद जब एक अध्यापक कक्षा में प्रवेश करता है तो सबसे पहला नैतिक कर्तव्य अध्यापक का क्या होता है कि क्या वह तुरंत बोर्ड पर लिखना शुरू कर देगा या बच्चों को इधर उधर करके बैठाना शुरू कर देगा अपने अकॉर्डिंग। क्या करता है अध्यापक जब कक्षा में एंट्री करता है? तो सबसे पहला वर्क जो अध्यापक का होता है वो सबसे पहला वर्क होता है कि वह बच्चों के बीच उपस्थित सबसे पहला कर्तव्य होता है अध्यापक का कि वह बच्चों के बीच उपस्थित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझे। बच्चों के बीच उपस्थित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझे। बच्चों के बीच उपस्थित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं बच्चों के बीच। ये सीटेट का वो टॉपिक होता है जो काफी महत्वपूर्ण होता है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते जरूर हैं, और जब आप ये टॉपिक पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक पढ़ाने का उद्देश्य क्या है कि यहाँ से बहुत सारी चीजें आपकी कवर होती नजर आएंगी। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन एक अध्यापक को करता है। इसके कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक छात्र एक जैसी शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और सांवेगिक व्यवस्था का नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार से दो व्यक्तियों का विकास भी बिल्कुल एक जैसा नहीं होता है। जो दो लोगों के बीच का अंतर होता है, चाहे वो किसी पक्ष का अंतर हो, शारीरिक अंतर हो, मानसिक अंतर हो, सांवेगिक अंतर हो, जो दो लोगों के बीच का अंतर होता है उसी को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं।
इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। अध्यापक जब कक्षा में प्रवेश करता है तो सबसे पहले इसी चीज का अवलोकन करता है। इसलिए अवलोकन करता है क्योंकि अध्यापक को शिक्षण कार्य करना है। अब शिक्षण कार्य में करना है कि उसके सामने 30-35 बच्चे बैठे हैं, किसको पढ़ाएगा? सबको पढ़ाना है। कैसे पढ़ाएगा? क्या भाषा शैली रखेगा? क्या कठिनाई स्तर रखेगा पढ़ाने का? इन सारी बातों का प्रश्न उसके सामने खड़ा होता है, जटिल कार्य होता है। अध्यापक को एक मध्यम मार्ग लेकर के चलना होता है। और कौन सा मध्यम मार्ग लेकर के चलना है? इसके लिए वह कक्षा का अवलोकन करे, बच्चों की शारीरिक मानसिक क्षमताओं को जांचे परखे। और एक नज़र में अध्यापक ऐसा कर लेता है, जितना पुराना होता जाएगा अध्यापक, उसके पास उतना ज़्यादा अनुभव होता जाएगा और वो अवलोकन के जरिए ही कम से कम एक औसतन अनुमान जरूर निकाल लेगा। और जैसे ही औसतन अनुमान निकाल लेता है उसी मध्यम मार्ग का प्रयोग करता है। भाषा शैली को इस प्रकार से रखता है कि ताकि वह सभी बच्चों के लिए ग्राह्य बन सके। जाहिर सी बात है कि सभी बच्चों का भाषाई विकास एक जैसा नहीं होता है। किसी बालक का भाषाई विकास बेहतर हुआ होता है तो वह भाषा कुशलता में आगे होता है। किसी बालक का भाषाई विकास अच्छा नहीं हुआ होता है तो जाहिर सी बात है कि भाषा की शक्ति को, भाषा को पहचानने समझने में उसको कठिनाई होगी। इसलिए अध्यापक इन सारी बातों को समझते हुए वह अपना शिक्षण कार्य करता है। दूसरी चीज़ ये कि जिस विषय को वो पढ़ाने जा रहा है उस विषय में जो टॉपिक होगा उसका कठिनाई लेवल क्या होना चाहिए, कहाँ से वो कहाँ तक लेके जाएगा, इन सारी बातों की जिम्मेदारी अध्यापक पर बनती है। और इस जिम्मेदारी का निर्वहन वो तभी कर सकता है जब वो बच्चों के बीच की विभिन्नता को परखे, उसको जाने। ठीक है, यही टॉपिक होता है व्यक्तिगत विभिन्नता। यहाँ से ये प्रश्न सीटेट में अनिवार्य रूप से पूछा जाता रहा है, एक से अधिक भी हो सकता है पूछा जाए। यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता क्या है, कहते किसको है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते किसको हैं। इसी बात को हम लोग यहाँ पर समझेंगे इस पार्ट में। चलिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने के लिए बहुत शार्ट रूप में एकदम हम टाइम फिक्स करके एग्जाम के नज़रिए से पढ़ाएंगे। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसके इतिहास की चर्चा कर लेते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के विषय में अध्ययन कब से प्रारंभ हुआ, क्यों हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, हमने इसका कारण आपको समझा दिया। तो एक और प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है कि कब से हम इसका अध्ययन करते हैं। तो जब बात करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के इतिहास का तो एक उत्तर इसका मिलता है इस प्रश्न का कि शायद मनुष्य का इतिहास जितना पुराना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन का भी इतिहास उतना ही पुराना है। क्योंकि किसी न किसी रूप में सदियों से मनुष्य आपस में एक प्रकार का अंतर जरूर कन्फर्म कर लेता था। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार से भिन्न है, ये सदियों से किसी न किसी रूप में चला आ रहा है। लेकिन जो प्राचीन समय में लोगों के बीच की विभिन्नता थी उसके व्यक्त करने का कोई एक बेहतर मानक नहीं था। लेकिन आधुनिक ज्ञान विज्ञान के आ जाने के बाद ये चीज़ें थोड़ी सी आसान हो गई कि जो लोगों के बीच का अंतर है वह अंतर व्यक्त करने का एक मानक भी निकल करके सामने आया। तो यदि हम इसके इतिहास की बात करें तो कहेंगे कि बहुत प्राचीन है इसका इतिहास। पहली बार इसमें वैज्ञानिकता आनी शुरू हुई तो एक घटना घटी थी 1967 में। एक घटना घटी 1767 में एक घटना घटी थी ग्रीनविच वेधशाला न्यूयॉर्क। इसमें कर्मचारियों की क्षमताओं को लेकर के एक प्रकार का आकलन किया गया। तो उसमें से पाया गया कि एक कर्मचारी ऐसा था, हालांकि अंतर तो सभी के कार्य क्षमता में था, लेकिन एक कर्मचारी ऐसा था जिसकी कार्य क्षमता बाकी कर्मचारियों से बेहद कम थी। ये पहला प्रमाण प्राप्त हुआ था जहां पर कार्य क्षमता के आधार पर व्यक्तियों के बीच में अंतर स्पष्ट किया जाने लगा। लेकिन अभी भी इसको वैज्ञानिकता नहीं प्राप्त हुई थी। ये वैज्ञानिकता कब प्राप्त हुई व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन का, तो 1876 के आसपास, एग्जैक्ट मुझे नहीं लग रहा, ये 1876 के आसपास एक पुस्तक आई थी, हेरिडेटरी जीनियस पुस्तक लिखा था किसने,
हेरिडेटरी जीनियस पुस्तक आई थी, अनुवांशिक बुद्धि जिसको कहा जाता है, हेरिडेटरी जीनियस, यही वो पुस्तक थी जहां पर पहली बार कोई प्रमाण प्राप्त होता है व्यक्तिक विभिन्नताओं के अध्ययन का। यहीं से व्यक्तिक, फ्रांसिस गाल्टन नाम बता दें आपको, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सुपर टेट का। सर फ्रांसिस गाल्टन ने ये पुस्तक लिखी थी। पहली बार इसी पुस्तक में व्यक्तिक विभिन्नताओं का वैज्ञानिक अध्ययन प्राप्त होता है। इन्होंने अनुवांशिक बुद्धि टॉपिक लिखा था, उसी के अंतर्गत बुद्धि के आधार पर लोगों के बीच अंतर को स्पष्ट किया था। बाद में बुद्धि के अध्ययन से जुड़े जितने भी वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक आए, वो सब इस परंपरा को आगे बढ़ाए। यानी कि 19वीं शताब्दी में हेरिडेटरी जीनियस पुस्तक आती है, इसके बाद वैज्ञानिक अध्ययन व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्रारंभ होता है और वो क्रमशः आगे बढ़ता जाता है। 20वीं शताब्दी के जितने भी बुद्धि से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं, उन लोगों ने फ्रांसिस गाल्टन की इस परंपरा को आगे बढ़ाया और 21वीं शताब्दी तक आते आते एकदम प्रामाणिक मानक तय कर लिया जाता है बुद्धि के अध्ययन का, मस्तिष्क के कार्य क्षमता के अध्ययन का, या यूं कह लें कि बौद्धिक क्षमता का, बुद्धिलब्धि इत्यादि ज्ञात की जाने लगी और लोगों के बीच का IQ लेवल समझाया जाने लगा कि इनके बीच का यह अंतर होता है। इस प्रकार से व्यक्तिक विभिन्नता का वैज्ञानिक इतिहास प्रारंभ हुआ। जब वैज्ञानिक अध्ययन होने लगा तो श्रेणियां विभाजित की गई व्यक्तिक विभिन्नता की। जब व्यक्तिक विभिन्नता को श्रेणियों में बांटा गया तो दो प्रकार की श्रेणियां व्यक्तिक विभिन्नता की समझाई गई। एक श्रेणी बताई गई अंतरवैयक्तिक, अंतरवैयक्तिक विभिन्नता को बताया गया, और एक बताया गया अंतःवैयक्तिक विभिन्नता। अंतःवैयक्तिक विभिन्नता यानी कि इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस और दूसरा होता है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये दो प्रकार की श्रेणियां समझाई गई व्यक्तिक विभिन्नता को। आज के सेशन में हम इतना ही समझा देंगे आपको कि अंतरवैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक क्या होता है। अंतरवैयक्तिक का मतलब कि जब दो व्यक्तियों के बीच, मान लेते हैं कि ये दो व्यक्ति हैं, जब इन दोनों व्यक्तियों के बीच शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक स्तरों के आधार पर जब अंतर समझाया जाएगा तब इसी को बोलते हैं अंतरवैयक्तिक विभिन्नता। यानी कि परस्पर लोगों के बीच विद्यमान डिफरेंसेस को समझाना अंतरवैयक्तिक विभिन्नता कहलाता है। लेकिन अंतःवैयक्तिक विभिन्नता मतलब वो जो स्वयं के अंदर होता है। स्वयं के अंदर किस प्रकार की विभिन्नता होती है? तो मान लो कि ये कोई बालक है, ये कोई बालक है, अब इसके अंदर भी विभिन्नता विद्यमान है। कैसी विभिन्नता इसके अंदर विद्यमान है? मान लेते हैं कि ये पढ़ने में बहुत अच्छा बच्चा है, पढ़ने में बहुत अच्छा बच्चा है, खेलने में बहुत अच्छा है, खेल में भी ये काफी निपुण है। तो जरूरी नहीं हो सकता है कि ये संगीत कला में भी निपुण हो, जरूरी नहीं हो सकता है कि ये नृत्य में भी निपुणता प्राप्त किया हो। मतलब कि हमारे अंदर ऐसे कौशल होते हैं कि जो कुछ कौशल ऐसे होंगे कि जो प्रगाढ़तम रूप में पाए जाएंगे, और कुछ कौशल ऐसे होते होंगे जो उपलब्ध ही नहीं होंगे। हम अच्छा बोल लेते हैं, हम अच्छा पढ़ा लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छा गा भी लेते होंगे। अगर अच्छा गा भी लेते होंगे तो जरूरी नहीं कि अच्छा नाच लेते होंगे। विभिन्नता जरूर होती है। स्वयं के अंदर अगर जो कार्य क्षमताओं के अंतर पाए जाते हैं वो विभिन्नता जो होती है वो अंतःवैयक्तिक विभिन्नता होती है, स्वयं के अंदर की विभिन्नता होती है। हालांकि कुछ एक हो सकते हैं जो सभी प्रकार के कौशलों में निपुण हों, उसको गॉड गिफ्टेड चाइल्ड कहा जाता है, और ऐसे चाइल्ड की संभावना बहुत कम होती है। गॉड गिफ्टेड नेचर उसको बोला जाता है। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही अध्ययन कर लिए। दो श्रेणियां हमने व्यक्तिक विभिन्नता की पढ़ ली। बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, इसीलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता की बाकी बातों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।